तो चलिए इसमें हम लोग ये इस स्लाइड को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ये प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे स्पर्मेटिड्स है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो बनना शुरू होता है, और जब वो बन जाता है स्पर्मेटिड्स के रूप में बन जाता है, तो वो उसमें जो है हेड और टेल रीजन होता है। पहले कुछ कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि हेड होगा, मिडिल पीस होगा और टेल होगा। बट जो गाइटन का जो मेडिकल फिजियोलॉजी है, गाइटन के मेडिकल फिजियोलॉजी में आप देखिएगा कि उसमें पूरे स्पर्म सेल्स को दो भाग में बांटा गया है। एक है हेड और उसके बाद है पूरा जो है रीजन होता है उसमें टेल, और उसी टेल में आपको मिडिल पीस भी आता है, उसी टेल में मिडिल पीस आपको आता है। तो देखिए इसमें क्या है कि हेड और टेल में क्या क्या रहता है। हेड में क्या है कि हेड में सिर्फ आपको एक कंडेंस्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इसके आसपास घिरा हुआ रहता है। और ये जो न्यूक्लियस का जो आउटसाइड का जो हेड है उसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्रोसोम कहलाता है। वो एक्रोसोम बनाता है गोल्जी बॉडी। स्पर्मेटिड सेल का जो गोल्जी बॉडी है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटिड सेल्स का जो गोल्जी बॉडी है वही आपको स्पर्म सेल्स के हेड को बनाता है, और उसके एक्रोसोम का फॉर्मेशन, उसके कवरिंग लेयर के जो एक्रोसोम होता है वो बनाता है गोल्जी बॉडी। और जो एक्रोसोम होता है कुछ बहुत सारे एंजाइम्स को रखता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम ही जो है वो ओवम में छेद करके अंदर घुसने का और फर्टिलाइज करने का काम करवाता है। अगर एक्रोसोम के पास हाइलुरोनिडेज एंजाइम नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ये स्पर्म सेल कभी भी एक सेल के साथ फर्टिलाइज या उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि स्पर्म सेल्स के हेड रीजन में जो एक्रोसोम जो कवर होता है वो बना होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम का। वही हाइलुरोनिडेज एंजाइम ओवम में एक सेल में छेद करके अंदर जाता है और फर्टिलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे टेल रीजन। टेल, जो पूरे टेल को फ्लैजिलम भी बोला जाता है, क्योंकि ये फ्लैजिलम है, मूवमेंट के लिए मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लैजिलम। अब ये जो टेल में है आपको तीन भाग होता है, इस टेल में तीन भाग होता है। A central skeleton constructed of 11 microtubules collectively known as एक्सोनीम। ये जो बीच का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एक्सोनीम। और उसके बाद थिन सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सोनीम, और एक्सोनीम को सेल मेम्ब्रेन से भी कवर किया रहता है। तो दो भाग हो गया, पहला एक्सोनीम, दूसरा है एक्सोनीम का कवरिंग, एंड द थर्ड कलेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग द एक्सोनीम इन द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द टेल। आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको सराउंडेड फॉर्म में पूरे एक्सोनियम के चारों तरफ लपेटा हुआ रूप में रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा एक्सोनियम के स्ट्रक्चर में चारों तरफ से आपको लपेटा हुआ रहता है। और स्पर्म्स को जो मोटिलिटी आगे पीछे का बैक एंड फोर्थ का जो मूवमेंट है, जो स्पर्म्स को आगे भागने के लिए, एग सेल तक पहुंचने के लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आगे मूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्पर्म सेल्स का टेल रीजन, जो कि बना होता है फ्लैजिला का। तो ये था आपको जनरल प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस और कैसे एक स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग जो स्लाइड में हम लोग उसको देख रहे हैं, उसमें आप इसमें स्पर्म सेल्स के पूरे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं। ये देखिए हेड रीजन, मिडिल पीस, और ये पूरा जो है टेल का है। जो हेड है उसमें देखिए न्यूक्लियस ज्यादा रहता है, उसके बाद एक्रोसोम जो अभी हम बताए थे कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम का बना होता है, नेक रीजन होता है, और बीच का जो मिडिल पीस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे एक्सोनिमा में चारों तरफ एक्सोनिम में लपेटा हुआ रहता है। और ये है टेल रीजन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ घिरा हुआ या लपेटा हुआ रहता है, और फ्लैजिलेटेड फॉर्म में ये स्पर्म सेल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। उस मूवमेंट को बोला जाता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे।
इस स्पर्म सेल्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ एनर्जी का जरूरत होता है। वो एनर्जी उसको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। स्पर्म सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी मिलता है मूवमेंट के लिए। अब देखिए फ्लूइड में जो स्पर्म सेल्स का जो मूवमेंट है वो 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट होता है। वो 1 मिनट में 1 से 4 मिलीमीटर वो मूव करता है, और यही स्पीड और वेलोसिटी उसको मदद करता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में मूव करके एग तक पहुंचने के लिए। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्पर्म सेल्स का जनरल वेलोसिटी या मूवमेंट काइनेटिक्स क्या होता है, तो आपको लिखना होगा कि 1 to 4 मिलीमीटर पर मीटर। वो उसी स्पीड से निकलता है और उसी स्पीड से फिर आपको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर में ओवम या एग तक पहुंचने का कोशिश करता है। अब देखिए क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कुछ दिन तक लगभग एपिडाइडेमिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको जो 6 मीटर लंबा एक ट्यूब है एपिडाइडेमिस, वो उसी में कुछ दिन तक वो रहता है, ताकि उसमें उसका उसका भरण-पोषण या सर्वाइवलशिप उसका हो सके। और जैसे ही स्पर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन करके रेडी हो जाता है और बाहर आता है, तो वो एपिडाइडेमिस में जब पहुंचता है, तो वो नॉन मोटाइल फॉर्म में होता है और किसी भी एग को फर्टिलाइज करने के लायक वो नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि नया-नया जो स्पर्म सेल्स बनता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है और फाइनली जब वो एपिडाइडेमिस में पहुंचता है, वो नॉन मोटाइल होता है, किसी भी एग के साथ वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। उसको फर्टाइल होने के लिए एपिडाइडिमिस में वो 18 से 24 घंटा वो रहता है, ताकि उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर या फर्टिलिटी उसका एक्टिव हो जाए और वो मोटाइल हो जाए। इसीलिए वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके एपिडाइडिमिस में 18 से 24 घंटा के लिए वो रहता है। अब जो ह्यूमन जो एडल्ट है उसका जो 2 टेस्टिस होता है, वो जो 1 दिन में 120 मिलियन स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, जो स्पर्म जो बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो एपिडाइडेमिस में आता है। उसके बाद कुछ थोड़ा-सा जो है वास्ट डिफरेंस जो उसका नली है, जो डक्ट है, उसमें कुछ दिन के लिए वो स्टोर्ड फॉर्म में या स्टोर्ड रहता है और वो 1 महीना तक लगभग 1 महीना तक वो फर्टाइल फॉर्म में रह सकता है। वो जब भी 1 महीना के बाद कभी भी इजैकुलेशन के द्वारा अगर वो बाहर आएगा, तो वो कभी भी एग के साथ फर्टाइल कर सकता है। तो यही है, आपको अब उसके बाद आप अपना आगे पढ़ लीजिएगा कि वो जब वो मोटाइल हो जाता है, इजैकुलेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो एक के साथ फर्टाइल कर सकता है। और उसी के लिए जो सर्टोली सेल्स है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सर्टोली सेल्स जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एज़ वेल एज़ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है स्पर्म सेल्स को, ताकि ये जो स्पर्म सेल्स है वो न्यूट्रिशन में उसका कोई कमी ना हो, उसका ग्रोथ में मोटिलिटी में भी कोई कमी ना हो। साथ-साथ उस फ्लूइड के साथ सर्टोली सेल के फ्लूइड के साथ उसमें कुछ-कुछ हार्मोन्स रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रोन्स, मतलब सॉरी एस्ट्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन्स, जो कि स्पर्म्स को कंप्लीट मैच्योर करवाने के लिए मदद करता है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ये था ओवरऑल प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए यहीं पर हम आपको ये स्लाइड को फिर से आप देखिए, ये टेस्टिस है और उसका ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जब बन जाता है तो ये देखिए ये एपिडाइडेमिस, यहाँ पर वो कुछ दिन तक वो रहता है 18 से 24 घंटा के लिए। और उसका कुछ भाग ये वास्ट डिफरेंस, ये जो नली है, स्पर्म को ले जाने वाला जो इजैकुलेट करने वाला जो नली है उसको बुलाया था वास्ट डिफरेंस, इसमें भी कुछ अमाउंट तक 1 महीना तक फर्टाइल फॉर्म में वो रहता है। तो अगर 1 महीना के अंदर वो इजैकुलेशन होता है, तब भी वो एग के साथ फर्टिलिटी कर सकता है। आपको पाथवे याद रखना होगा कि किस रास्ता से स्पर्म निकलता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से आपको वास्ट डिफरेंस, ये 3 रास्ता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडेमिस, वास्ट डिफरेंस। उसके बाद हमने आपको ये स्लाइड चर्चा किया कि ये स्लाइड में आपको जो डेवलपमेंट कैसे होता है, सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोसिस होता है, बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 स्पर्मेटिड, उसके बाद डिफरेंशिएशन होकर के आपको बनता है मैच्योर स्पर्म
और इसी स्लाइड में हमने आपको बताया है कि मैच्योर स्पर्म या डिफरेंशिएशन होता है, तो एक मैच्योर स्पर्म सेल्स में आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है। फिर हम लोगों ने ये लास्ट स्लाइड डिस्कस किया, उसका डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर उसके स्पीड को, वेलोसिटी को हम लोगों ने इसमें देखा कि वो किस तरह से वो एक्टिव और मोटाइल होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझे होंगे, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो अब आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कि हमको ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। तो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि आपको कौन सा स्लाइड में क्या दिक्कत है, क्या समझे और क्या नहीं। किसी को किसी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। फर्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? जी सर। क्या पूछिए। क्वेश्चन है, आप बता रहे हैं कि जो स्पर्म मूव करता है वो 1 to 4 मिलीमीटर पर मीटर तेजी से करता है कि एजुकेट होता है। तो इजोकुलेशन एजुकेट का होने के स्पीड बाद क्या नहीं, ये इजोकुलेशन का स्पीड हमने नहीं बताया है कि इजोकुलेशन का स्पीड होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है इसको, एजुकेशन होने के बाद देखिए नॉर्मल स्पर्म मूव इन अ फ्लूइड मीडियम एट अ वेलोसिटी ऑफ 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट व्हिच अलाउज देम टू मूव थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब वो इजोकुलेट होकर के चला जाता है, एक सेल से जब वो मूव करता है तो वो 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट में वो जाता है। देयर इज अ डिफरेंट स्पीड ठीक ऑफ है। इजैकुलेशन। उसके बाद ये बताइए। फिर हम्म। ये है कि जो स्पर्म नॉन मोटाइल होता है, हाँ जैसे हाँ कि स्पर्म मान ली जाए कि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म प्रोड्यूस होता है, हाँ हाँ तो इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो स्पर्म तो प्रोड्यूस होने के तुरंत बाद एजुकेट हो जाता है। हाँ। तो फिर ये एपिडिडमाइस में या वाइज डिफरेंस में रहता कब है, जो ये बताए थे आप 18 से 24 घंटा, हाँ हाँ। तो वो रहता कब है? क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म तो तुरंत प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होता है, इंटरकोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस इंटर होने के बाद तुरंत इंटरकोर्स एजुकेट हो जाता इंटरकोर्स ह्यूमन बीइंग कब कब करता है? क्या वो मिनट मिनट करता है? है। नहीं, ये क्या आप टाइम इंटरकोर्स मान लीजिए इंटरकोर्स होने के बीच में टाइम ड्यूरेशन रहता है कि नहीं रहता है? क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? इंटरकोर्स क्या हमेशा किया जाता है? इंटरकोर्स मान लीजिए कि हमेशा नहीं किया जाता है, 24 घंटा में किया जाता है या हाँ, तो 24 घंटा का समय मिला कि नहीं मिला? मिला। 24 तो फिर घंटा का इसका समय मतलब मिला ये कि नहीं होता मिला? समय मिला, हाँ, तो फिर? बट जो नॉन मोटाइल स्पर्म है उससे हाँ तो हाँ, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा। जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको आपको आप बीएससी में नहीं पढ़े थे कि सिर्फ एक स्पर्म, एक मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म सेल जाता है एग के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। मिलियन आउट ऑफ मिलियंस ओनली वन। जो कि हम लोग अभी आगे जब फर्टिलाइजेशन स्टेज हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, तब वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म जाता है जो फ्यूज होता है, और बाकी सारा स्पर्म जो क्या होता है, किल होता है, डीजेनरेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है सर, हम्म। यदि एक व्यक्ति इंटरकोर्स करता है और इंटरकोर्स करने के दौरान फिर 2 घंटा बाद फिर इंटरकोर्स करता है, हाँ तो हाँ। 2 घंटा बाद फिर करता है, उसके द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो वो हम्म। सारा स्पर्म नॉन मोटाइल होगा, इनएक्टिव भी हो सकता है, तो उसमें से कोई भी स्पर्म के द्वारा कोई भी ऑफर। या स्पर्म काउंट घट जाएगा, नंबर घट जाएगा, हाँ, ये हो मोटिलिटी सकता है कि स्पर्म मोटिलिटी लेस काउंट रहेगा, स्पर्म काउंट डिक्रीज। क्योंकि उसको आपने टाइम नहीं दिया है, ह्यूमन बींग ने उसको टाइम नहीं दिया जनरेट होने का, फॉर्मेशन होने का, फुल मैच्योर होने का टाइम नहीं दिया। हो नेक्स्ट सकता क्वेश्चन है और कि किसी का? स्पर्म पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो पाता, हाँ जिसके कारण प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन हाँ। प्रोड्यूस होने में। आगे और कोई स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? अभी जो सवाल पूछ रहा था आपका क्या नाम है? जी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, बहुत सारे सवालों को पूछने, ये ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है, इसमें समय खरीदा बट हुआ है। सर, तो आप बट पर्सनल सर आप एक कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस है। को
एक्सक्यूज मी, आप कुछ क्वेश्चंस को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमसे पर्सनल फोन पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन टाइम है, ये 30 मिनट का खरीदा हुआ समय है। इसमें जो आप समझाते हैं ना सर, एक परेशानी क्या होती है कि आप समझाते हैं, वो तो समझाते बहुत बेहतर है, अच्छे से समझ में आता है, बट इतना फास्ट निकल जाते हैं कि कुछ नोट भी नहीं कर पाते हैं, कुछ नोट नहीं होता है, नहीं कुछ छूट नहीं, जाता है। यूट्यूब पे डाले गए, ये सारा वीडियो यूट्यूब पे जाता है, आप वहां से डाउनलोड करके आप 10 बार 20 बार रोक रोक के सुनिए। अच्छा, टाइम यहाँ फिक्स है बट ना, जो हम आपको क्या बोल रहे हैं, 30 मिनट का समय है, बहुत सारा स्लाइड हमको खत्म करना होगा, आपको धीरे धीरे सुनना क्वेश्चन है। होता है सर, कैसे क्वेश्चन करेंगे? होता है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और मेरे पर्सनल फोन पे कॉल करके पूछिए। ओके, टाइम सर, हाँ, टाइमिंग? कभी भी पूछिए। हाँ, कभी भी मतलब ओके, 9 से 4, रात में 12 बजे नहीं। और आप लोग यूट्यूब पे जा करके इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं अपलोड होने के बाद। कल रात में 12 बजे कोई स्टूडेंट अपलोड कर रहे थे असाइनमेंट, प्लीज माइंड इट, कोई भी रात में 12 बजे के, शाम में 5 बजे के बाद कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, ध्यान दे लीजिए। कुछ भी जानकारी लेना है, कुछ भी अपलोड करना है, सवाल पूछना है, शाम में 5, मेरा भी अपना कुछ पर्सनल टाइम है, मेरा भी फैमिली है, मेरा भी लाइफ है, तो शाम में 5 बजे के बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं इस मीटिंग को ऑफ करूं और एंड करूं, किसी को क्वेश्चन और कुछ जनरल क्वेश्चंस किसी को किसी स्लाइड से रिलेटेड? अभी तो नहीं है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। देन मैं आपको शेयरिंग स्टॉप करता हूं और ये मीटिंग को भी मैं एंड करता हूं। आई होप आप लोग को, सब लोग को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार हाथ उठा दीजिए। जी सर। नो चलिए, सर। ओके, हैव सर। ए नाइस डे, थैंक आप यू सो कॉल मच। कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।